नमस्कार। आज के ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। व्याख्यान का विषय है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं डॉक्टर कुमुद इंटोडिया, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के रसायन विज्ञान में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं के बारे में शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल इज स्पीसीज विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। When nucleophile reacts with alkyl halide by replacing the halogen substituent, living group is known as nucleophilic substitution reaction। जैसे कि इसमें हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल किसी एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है, तो हैलाइड आयन जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल जाता है और एल्किल हैलाइड के साथ कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल नया बंध बनाता है और RH एल्किल हैलाइड का हेट्रोलिसिस के साथ विदलन हो जाता है और इसको हम हैलाइड आयन अलग से निकलते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि CX बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट undergoes heterolysis and the lone pair of electrons of the nucleophile is used to form a new bond to the carbon atom। इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है वो हैलाइड आयन है। हैलाइड आयन अच्छा लिविंग ग्रुप कब हो सकता है? जबकि वो वीक बेसिक इन नेचर हो। वीक बेसिक इन नेचर और अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से स्टेबलाइज कर सके, वही लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। In alkyl halides, the living group is the halogen substituent. It leaves as a halide ion. Because halide ion जो होता है स्टेबल होता है, वीक बेस होता है, इसलिए halide ion alkyl halide में सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप कहलाता है। Now we come to SN2 reaction, that is bimolecular nucleophilic substitution reaction, जिसे हम द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की पूरी अभिक्रिया एक पद में होती है और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर और एल्काइल हैलाइड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए हम इसे द्विअणुक या बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम अभिक्रिया में एक एल्काइल हैलाइड की सांद्रता को डबल करते हैं तो अभिक्रिया की दर भी डबल हो जाती है। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया की गति या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, जिसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं या फिर द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आते हैं मैकेनिज्म पर। इस अभिक्रिया किस अभिक्रिया विधि से द्वारा ये पूर्ण होती है। जैसे कि हम देखते हैं मिथाइल क्लोराइड में ये Cl आयन हैलोजन जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल इसमें हाइड्रोक्साइल आयन है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल पहले से उपस्थित लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आक्रमण करता है, तो हमें एक ट्रांजिशन स्टेट जिसे हम कह सकते हैं संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। इस संक्रमण अवस्था में कार्बन का जो PZ कक्षक है, PZ कक्षक पर Cl आयन आंशिक रूप से Cl आयन जुड़ा रहता है और आंशिक रूप से ही OH आयन भी जुड़ा हुआ है। जब एक समय में इस कार्बन के ऊपर 5 ग्रुप जुड़े होते हैं और इस 5 ग्रुप जुड़े होने के कारण यह अवस्था बहुत ही अस्थायी होती है, क्योंकि एल्किल हैलाइड यहाँ पर sp3 संकरण में है और यहाँ पर
कार्बन sp2 संकरण में हो जाता है। इसमें sp3 संकरण 109 डिग्री 27 इंच से बॉन्ड एंगल बदलकर हमें 120 डिग्री एंगल हो जाता है। इस वजह से ये बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होती है और Cl जो अणु है पूर्ण रूप से कार्बन से पूरा हटा नहीं होता है और OH आयन पूरा जुड़ा नहीं होता है। Cl के टूटने से जो हमें अभिक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, वही ऊर्जा हमें OH आयन को जोड़ने में काम में आती है। बाहर से इस अभिक्रिया में हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें दो अणु एक साथ जुड़े हुए हैं। इस कारण भी इसको हम बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कह सकते हैं। और फाइनली जब ये प्रोडक्ट हमें उत्पाद प्राप्त होता है, तो पूर्णतः इन्वर्टेड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा विन्यास बदल जाता है और पूर्णतः इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है और हैलोजन हैलाइड के रूप में अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है। इस तरह यह अभिक्रिया प्रतिस्थापी अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि यह अभिक्रिया एक पद में पूरी होती है, इसलिए हम इसे कंसर्टेड रिएक्शन भी कहते हैं और एक पद अभिक्रिया कहते हैं। तो फाइनली हम ऐसे इसको कंक्लूड कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन बियरिंग लिविंग ग्रुप फ्रॉम द बैक साइड, bond between the nucleophile and the carbon atom is forming and the bond between the carbon atom and leaving group is breaking. The configuration of the carbon atom becomes inverted during SN2 reaction. That inversion is known as Walden inversion. Because bond formation and bond breaking occurs simultaneously in a single transition state, the SN2 reaction is known as कंसर्टेड रिएक्शन। अब हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पर आते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में वाई एक्सिस पर हम फ्री एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं और यह रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन की प्रगति को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। अभिक्रिया तभी पॉसिबल हो पाती है जब रिएक्टेंट अधिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पर उपस्थित हो और प्रोडक्ट लो एनर्जी पर उपस्थित हो। ये इसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो फ्री एनर्जी होती है वो थर्मोडायनेमिकली नेगेटिव होगी, तभी यह अभिक्रिया हम पूरे उत्पाद में मिल पाएगा, अभिक्रिया में उत्पाद हमें मिल पाएगा। और काइनेटिकल एस्पेक्ट से हम यदि देखते हैं तो रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में तभी पहुंचेगा जबकि ये ऊर्जा जो कहलाती है रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो ऊर्जा कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाती है ये एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी यदि हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर पाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। और थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट के साथ साथ यदि काइनेटिक एस्पेक्ट भी हो, लेकिन उसके साथ ट्रांजिशन एनर्जी जो बीच का ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसका ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। जब तक ओरिएंटेशन सही नहीं होगा, उसके सही बंध नहीं बनेंगे, तो बंध बनना और टूटना इस ट्रांजिशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। और तो टोटल अभिक्रिया रिएक्टेंट कब प्रोडक्ट में चेंज होगा, वो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट, काइनेटिक एस्पेक्ट और ट्रांजिशन स्टेट के ओरिएंटेशन तीनों पर निर्भर करता है। इस तरह हम देखते हैं कि ये इसका फ्री एनर्जी डायग्राम है। त्रिविम रसायन इस अभिक्रिया का क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टीरियोकेमिस्ट्री, हमें इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है क्योंकि ये जो कार्बन है, ये एल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है, इसको हम स्टीरियोजेनिक कार्बन कहते हैं। स्टीरियोजेनिक कार्बन में यदि यहाँ पर कोई दो ग्रुप का यदि हम चेंज करते हैं और हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट या स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं तो उसे हम स्टीरियोजेनिक कार्बन कहते हैं। इस अभिक्रिया में हमें पूरा इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्रतिपन्न उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे छतरी देखिए, कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन इस दिशा में है, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए तीनों हाइड्रोजन की दिशा परिवर्तित हो गई है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि हमें पूर्ण तरह उल्टा उत्पाद प्राप्त होता है
और इसे हम वार्डन इन्वर्जन कहते हैं। अब ये जो SN2 और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं SN1 अभिक्रियाएं हैं, ये मुख्यतः एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स अभिक्रियाएं हैं। एल्किल हैलाइड ही इन अभिक्रियाओं को मुख्यतः देता है। क्यों ये एल्किल हैलाइड इन अभिक्रियाओं को देता है? देखिए, क्योंकि कार्बन और CH3 फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इन सभी में क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अधिक डिफरेंस होता है, इस वजह से इनके ऊपर ये पोलर बॉन्ड उपस्थित होता है। पोलर बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ये एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 अभिक्रियाएं देते हैं। तो जैसे जैसे हम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड की तरफ हम नीचे जाते हैं, वैसे इनकी, जैसे आप देखिए CH3I में बिल्कुल पोलर बॉन्ड नहीं है। पोलर बंध नहीं होने के कारण ये आसानी से आयोडाइड अपना दे देता है। आयोडीन, क्योंकि दोनों में पोलर बॉन्ड नहीं है, इसलिए आयोडाइड आसानी से लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है और यही पोलर का जो है इसकी इस कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल बनाती है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकता है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इस इलेक्ट्रोफाइल फिलिक कैपेसिटी के कारण कोई भी बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आक्रमण कर सकता है और इस लिविंग ग्रुप Br को ऐसे या आयोडीन को ऐसे ब्रोमाइड और आयोडाइड बाहर निकाल सकता है। तो जैसे बेसिसिटी, देखिए बेसिसिटी ऑफ द जैसे जैसे डिक्रीज होती जाती है, वैसे ही लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी, स्थायित्वता बढ़ती जाती है। जितना पीकेबी वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, जैसे आयोडाइड का देखिए, आयोडाइड का पीकेबी वैल्यू 23 है और यहाँ पर फ्लोराइड का पीकेबी वैल्यू 11 है। इट मीन्स आयोडाइड ज्यादा पुअर बेसिक इन नेचर है और फ्लोराइड ज्यादा बेसिक है। तो जो कम बेसिक होगा, जो पुअर बेसिक नेचर का होगा, वीक बेस होगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इसमें हम देखते हैं कि आयोडाइड जो है 30,000 टाइम्स ज्यादा लिविंग कैपेसिटी रखता है बनिस्पत की फ्लोराइड की। फ्लोराइड की लिविंग कैपेसिटी कितनी है? केवल 1 है और आयोडाइड की कितनी है? 30,000 है, 30,000 है। तो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं, पीकेबी वैल्यू ज्यादा की तरफ बढ़ते हैं, लिविंग कैपेसिटी जो होती है वो हैलाइड्स की ज्यादा होती जाती है और लिविंग एबिलिटी ज्यादा होती जाती है। नाउ SN2 अभिक्रिया कौन SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करता है? द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है जो अभिक्रिया में काम में आ रहे हैं? देखिए, जैसे न्यूक्लियोफाइल है, इसी तरह एल्किल हैलाइड है, ट्रांजिशन स्टेट है और प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट जो कि अभिक्रिया करने वाला है, जिसका पे अभिक्रिया हो रही है, उस पर निर्भर करती है। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर करती है। तीसरा, लिविंग ग्रुप Br जो है ब्रोमीन है, उसकी लिविंग ग्रुप पर निर्भर करती है। और चौथा कौन सा है? जिसमें कि अभिक्रिया सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर निर्भर करती है, जिसमें कि अभिक्रिया हो रही होती है। सबसे पहले हम नेचर ऑफ सबस्ट्रेट लेते हैं। एल्काइल हैलाइड SN2 अभिक्रिया के लिए कैसा होना चाहिए? जिसके ऊपर कम से कम प्रतिस्थापन हो, जिसमें आसानी से न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर सके, ऐसा हमारे पास मिथाइल हैलाइड होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो अनहिंडर्ड एल्काइल हैलाइड्स, दोज इन विच द बैक साइड ऑफ अल्फा कार्बन इज नॉट ब्लॉक्ड, ऐसा हमारे पास एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। विल रिएक्ट फास्टेस्ट इन द SN2 रिएक्शन। देखिए, मिथाइल हैलाइड जो है सबसे
तेज गति से अभिक्रिया करेगा, देन 1 डिग्री कार्बन, देन 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन करीब करीब नहीं के बराबर SN2 अभिक्रिया देता है। इसमें हम देखते हैं कि देखिए मिथाइल ब्रोमाइड अब नीचे आप देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड में तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसमें यहाँ पे कोई भी बल्की समूह नहीं है, कोई भारी भरकम समूह इस कार्बन पर लगा हुआ नहीं है। लगा हुआ है क्या? केवल एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस हाइड्रोजन के कारण आप देखिए कोई भी इसमें भारी समूह नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बन पर आक्रमण कर पा रहा है, जगह मिल रही है उसको आसानी से। लिविंग ग्रुप ये लगा है, लिविंग ग्रुप के बैक साइड में पीछे से न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसके पर आक्रमण कर रहा है। जैसे ही एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम एक मिथाइल समूह से करते हैं, दिखाई दे रहा है आपको मिथाइल समूह से जब जैसे ही हम एक कार्बन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन से करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को थोड़ी सी मुश्किल आती है, वो उसको इस अल्फा कार्बन क्या है? लिविंग ग्रुप जो है हैलाइड आयन है, हैलोजन है, उसके पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पर आक्रमण करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही है, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण कि वो इसकी थोड़ी सी अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। तो इसे हम 1 डिग्री कार्बन, एक मिथाइल समूह लगाया तो 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अब 2 डिग्री कार्बन में देखिए हमने 2 समूह लगा दिए हैं, 2 समूह नजर आ रहे हैं आपको, 2 समूह लगाए। तो इन 2 समूह के कारण न्यूक्लियोफाइल को इस अल्फा कार्बन पर आक्रमण करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और जैसे ही हमने 3 मिथाइल समूह इस पे लगा दिए, न्यूक्लियोफाइल उसके अल्फा कार्बन के ऊपर बिल्कुल भी आक्रमण नहीं कर पा रहा, पीछे की सारी जो है वो ब्लॉक हो गई है सिचुएशन, उसके ऊपर वो आक्रमण नहीं कर पा रहा है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इज इंक्रीजिंग, SN2 रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीजेस। नेक्स्ट वी कम टू, हम देखते हैं कि कैसे अभिक्रिया की दर कम होती जा रही है, जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ती जा रही है, अभिक्रिया की दर क्यों कम होती जा रही है। देखिए, कंपेयर द फ्री एनर्जी डायग्राम ऑफ एल्काइल हैलाइड। हमने फ्री एनर्जी डायग्राम देखा था SN2 अभिक्रिया का, जिसमें आप देखो एक ये जो ग्राफ है उसमें आप देखो मिथाइल ब्रोमाइड काम में लिया। ए वाले ग्राफ में अपन ने क्या काम में लिया है? मिथाइल ब्रोमाइड काम में लिया है, और बी वाले में क्या लिया है? टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड काम में लिया है। तो आप 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड काम में लिया है। आप इसमें देखो कि ये हमारा रिएक्टेंट है, जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिलता हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, जैसा कि हमने क्लियर किया पहले। तो ये ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड है, इसकी एनर्जी लो है, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम है। देखिए कितनी कम है, यहां तक ये आ रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ये 2 डिग्री है हैलाइड है, और ये 1 डिग्री मिथाइल ब्रोमाइड है, और ये डाई मिथाइल ब्रोमाइड में इसकी ऊर्जा कितनी हो गई। तो ऐसा कोई भी कारण जिसकी वजह से हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर पाए, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, मिथाइल में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, और डाई मिथाइल में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो इसलिए क्योंकि डाईइथाइल ब्रोमाइड जो है स्टेरिकली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है, द ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 रिएक्शन इज हायर इन एनर्जी, मेकिंग एक्टिवेशन एनर्जी हायर एंड डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब एल्काइल हैलाइड पर और कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये अभिक्रिया हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हम ऐसे एल्काइल हैलाइड भी देखते हैं जिसमें कि अल्फा कार्बन के ऊपर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, असंतृप्तता प्रेजेंट है, या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप देखिए ये विनाइल ब्रोमाइड है, विनाइल ब्रोमाइड समझ में आ रहा है आपको, CH2CH Br विनाइल ब्रोमाइड है, और ये है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन दिखिए आपको, इस ब्रोमोबेंजीन में भी देखो अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, इस विनाइल ब्रोमाइड में भी अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारा SN2 अभिक्रिया तभी हो पाती है जब न्यूक्लियोफाइल
पहले से उपस्थित लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करे। ये देखिए बैक से न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड से अटैक करेगा, लेकिन बैक साइड से क्यों नहीं अटैक कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के लोब्स प्रेजेंट हैं। पी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड की जो डबल बॉन्ड के कारण पी ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है डबल बॉन्ड का प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इस कार्बन के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाता है। इसी तरह देखो ब्रोमोबेंजीन में भी इतने सारे पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग है, तो ये क्या आक्रमण कर पा रहा है? इस पे नहीं कर पा रहा है। इसलिए SN2 अभिक्रिया ये ब्रोमोबेंजीन और विनाइल ब्रोमाइड एक कारण है, इसलिए भी नहीं देते हैं। दूसरा कारण इस पे हम देखते हैं कि आप देखिए ब्रोमीन जो इस पे लगा हुआ है, इसके ऊपर अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो कि इस कार्बन के पी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। अतिव्यापन करने के कारण इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड आने के कारण ये दोनों अनुनादी संरचना भी बताते हैं। इस अनुनादी संरचना के होते हुए पार्शियली CH-Br के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, डबल बॉन्ड का प्रभाव आ जाता है, इसलिए इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और वृद्धि के साथ साथ इसमें बॉन्ड ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और बॉन्ड लेंथ में कमी हो जाती है। जब बॉन्ड लेंथ में कमी हो जाती है और बॉन्ड ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तो CH बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है और हम इस Br को एज ए लिविंग ग्रुप अलग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन पर अनसैचुरेशन के कारण भी SN2 अभिक्रिया 3 डिग्री कार्बोकैटायन की तरह नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हम देखते हैं कि जितना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी ही तेज गति से SN2 अभिक्रिया होगी। तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स आर द बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर्स। जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं अच्छे इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देते हैं। तो वीक बेस, फिर वीक, फेयर, गुड। तो हम देखते हैं वेरी गुड जिनकी रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल, उनकी उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बहुत तेज होती है और इवन इतनी तेज होती है 100 into 10⁻⁶ तक उनकी अभिक्रिया की गति को न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति बढ़ा देती है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? ग्रुप्स विच बेस्ट स्टेबलाइज ए नेगेटिव चार्ज आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप। That is, the weakest bases are stable as anion and the base living group. तो जैसे आपको समझाया था पहले मैंने, आयोडाइड जो है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि आयोडीन आसानी से अलग हो जाता है और बिकॉज आयोडाइड इज ए नॉन बेसिक इन नेचर। और हाइड्रोक्साइड ग्रुप है पुअर लिविंग ग्रुप है बिकॉज हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए उस पर भी अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कितने प्रकार के सॉल्वेंट हमारे पास होते हैं। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सबसे पहला होता है प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें कि हम इंक्लूड करते हैं वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। ये सारे जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं? क्लस्टर अराउंड द न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेट एंड लोअर द एनर्जी स्टेबलाइज। क्या होता है? ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, एक्स जो नजर आ रहा है वो अपना न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है जैसे ROH है, ये चारों तरफ ROH, H ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है इस न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो चारों तरफ से अल्कोहल के उसने सॉल्वेंट ने इसको घेर लिया है और इसको स्टेबलाइज कर दिया। ये इन्होंने इतना अच्छा स्टेबलाइज कर दिया कि ये एल्काइल हैलाइड को आक्रमण भी नहीं कर पाता है। जब आक्रमण नहीं कर पाता है तो अभिक्रिया कैसे होगी? नहीं होगी। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के उसको स्टेबलाइज कर लेता है। तो ये सॉल्वेट एनायन और न्यूक्लियर हैज रिड्यूस्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी, reduce reactivity and increase stability.
नेक्स्ट जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्लूड्स जैसे कि एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोन है, इसी तरह डाइमिथाइल फॉर्मामाइड जिसे कि हम डीएमएफ कहते हैं, डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एचएमपीए है और डीएमए है। ये सारे जो हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक मीन्स पोल्स तो हैं लेकिन इसमें एप्रोटिक हैं ये। इसमें क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट मेटल कैटायन लिविंग द एनायन काउंटर आयन। जैसे हमने KOH लिया था कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन के लिए लिया था तो OH तो न्यूक्लियोफाइल है और उसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट कौन है, पोटेशियम है। तो ये जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोटेशियम जो आयन होता है पोटेशियम को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि न्यूक्लियोफाइल उनकी तरफ से फ्री रहता है। वो न्यूक्लियोफाइल से अभिक्रिया KOH नहीं बनाएगा, सोडियम को वो स्टेबलाइज कर देते हैं कैटायन को, और पोटेशियम को OH आयन न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर देते हैं अभिक्रिया के लिए। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। और तीसरा जो सॉल्वेंट होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसमें बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्सेन एटसेट्रा आते हैं। ये ना तो न्यूक्लियोफाइल से अभिक्रिया करते हैं और ना उनको स्टेबलाइज करते हैं। तो SN2 रिएक्शन रिलेटिवली स्लो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सिमिलर टू दैट इन प्रोटिक सॉल्वेंट। तो फाइनली सॉल्वेंट इफेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन, SN2 के लिए कौन कौन से सॉल्वेंट सही हैं, पोलर और